हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आई एन ए फिजिक्स पे। आई एन ए फिजिक्स पर मैं आज आपको करवाने वाला हूँ परमाणु मॉडल। ठीक है ना। परमाणु मॉडल देखो, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, परमाणु मॉडल। जितने भी परमाणु मॉडल हैं उन्होंने क्या क्या बात कही, ठीक है, और दूसरी बात कि क्या क्या उनकी कमियां थी। जो ये कमियां होती हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कमियां ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कमियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा फोकस उन्हीं पे करेंगे। ठीक है, तो आपको दिख रहा है सबसे पहले थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सर्वप्रथम जे जे थॉमसन ने परमाणु संरचना के संबंध में विचार प्रस्तुत किए। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक गोला होता है जिसमें संपूर्ण द्रव्यमान एवं धन आवेश से एक समान रूप से वितरित है एवं इसमें बीच बीच में ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं जैसे तरबूज में बीज। तरबूज में आप बीज, जैसे तरबूज में बीज होते हैं। एक तरबूज होता है, उसके उसके अंदर सारा का सारा पार्ट उसका क्या होता है, लाल होता है। सारा का सारा पार्ट कैसा होता है, लाल। लेकिन लेकिन तरबूज के अंदर छोटे छोटे बीज होते हैं, कैसे, ब्लैक कलर के। जैसे ये मैं आपको बीज दिखा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से तरबूज। तो इन्हीं को उसने क्या कहा, इन्हीं को उसने कहा इलेक्ट्रॉन। और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ये बात हमेशा याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, थॉमसन ने। ठीक है और फिर आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। देखो एक फॉर्मूला है, ईट पर नच, ईट पर नच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज टी से टॉमसन भी बोलते हैं, इसको थॉमसन भी बोल देते हैं। तो ईट पर, पैसे पर प्रोटॉन, आर से रदरफोर्ड। प्रोटॉन की किसने की थी, रदरफोर्ड ने। न से न्यूट्रॉन और च से चैडविक। जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की, रदरफोर्ड ने की थी परमाणु प्रोटॉन की, और टॉमसन ने या थॉमसन ने की थी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि तरबूज के अंदर क्या होते हैं, बीज होते हैं, उस तरीके से परमाणु के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस मॉडल के आधार पर तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनन को समझा जा सकता है। इस मॉडल के आधार पर क्वेश्चन पूछ ले कि इस मॉडल के आधार पर किसको समझा जा सकता है, तो थॉमसन के अनुसार तापायनिक उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव और आयनन को समझा जा सकता है। ठीक है, और आयनन को समझा जा सकता है। आगे पूछ रहा है कि परंतु परंतु यह अल्फा कणों के प्रकीर्णन, जो अल्फा कणों का प्रकीर्णन होता है, और अल्फा कणों के प्रकीर्णन हाइड्रोजन परमाणु एवं अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु एवं अन्य परमाणुओं के स्पेक्ट्रम समझाने में क्या रहा, असफल रहा। हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम समझाने में यह असफल रहा। ठीक है, तो असफल, इसकी कमी क्या रहेगी, इसकी कमी यह रहेगी कि प्रकीर्णन को समझा नहीं सका और हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा सका। ठीक, आगे क्वेश्चन देखो, प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या। ये क्वेश्चन है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल से, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में आपको बता देता हूं, उसने एक सोने की पतली परत ली थी। ठीक है, एक सोने की पतली, इस पर अल्फा कणों की क्या करवाई थी, बौछार करवाई थी। ठीक है, बौछार करवाने के बाद अधिकांश अल्फा कण तो क्या हो जाते हैं, अपने ऐसे थोड़े से विचलित हुए, ऐसे निकल गया, एक ऐसे आया, एक ऐसे विचलित हुआ, एक ऐसे आया, एक ऐसे विचलित हो गया, एक ऐसे आया, ऐसे विचलित हो गया। और एक जो सेंटर में जो कण था ना, सेंटर में जो अल्फा कण था, वो क्या है, उसी मार्ग से वापस लौट गया। ये वाला अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौट गया, मतलब 180 डिग्री के मार्ग पर वापस लौट जाता है, जो सेंटर में है। तो मतलब क्या समझते, परमाणु जो हो सेंटर में से क्या होता है, सेंटर में होता है वो ठोस होता है। क्या होता है, ठोस होता है सेंटर में से परमाणु। तो देखो, अधिकांश अल्फा कण क्या हो जाते हैं, सीधे गुजर जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण कुछ कोण पर विचलित हो जाते हैं। अधिकांश अल्फा कण 90 डिग्री पे चले जाते हैं। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। और बहुत ही कम अल्फा कण क्या हो जाते हैं, 180 डिग्री पे। जैसा मैंने आपको बताया कि सीधे अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। तो बहुत ही कम अल्फा कण 180 डिग्री पे वापस चले जाते हैं। तो प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या, जो एंगल दे रखा है उसके हिसाब से प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या कि कितने, इतने डिग्री एंगल पर कितने एंगल परिवर्तित हुए, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है कि थीटा की वैल्यू आपको दे दी, जैसे 90 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में 2, मतलब साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2, 1 अपॉन में √2 यहाँ पे आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो आपको
परिकिणित अल्फा कणों की संख्या नहीं पूछेगा, ये रिलेशन पूछ सकता है, याद रखना। ठीक, आगे देखो। देखो क्या बोल रहा है कि यदि सोने की पन्नी की मोटाई टी है, सोने की पन्नी की जो मोटाई हो क्या है, टी है। यदि सोने की पन्नी की मोटाई टी है, किसी निश्चित दिशा अर्थात कोण थीटा पर परिकिणित अल्फा कणों की संख्या, कोण थीटा पर परिकिणित अल्फा कणों की संख्या क्या होती है। देखो यहाँ पे सीधा सा फॉर्मूला आपको दे रखा है, क्या दिया हुआ है, एन अपॉन में टी जो है वो क्या है, नियतांक है। क्या है, नियतांक है, नियतांक है। अब नियतांक जो राशि है उसके इक्वल क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, दोनों को क्या मान लेंगे हम, इक्वल मान लेंगे। ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है n1 अपॉन में t1, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। फिर मैं लिखूँ यहाँ पे n2 अपॉन में t2, ये भी कांस्टेंट है। और दोनों को क्या कर दिया, हम इक्वल कर दिया, n को यहाँ पे लेके आए, t को यहाँ पे लेके आए, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया कि n1 अपॉन में n2 इज इक्वल टू t1 अपॉन में t2, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। और इस आधार पर हम कह भी सकते हैं कि मोटाई जितनी ज़्यादा होगी, परिकिणित अल्फा कणों की संख्या उतनी ही ज़्यादा होगी। आ रही बात समझ में? तो मैं लिख सकता हूँ n समानुपाती है t, मोटाई जितनी ज़्यादा होगी परिकिणित अल्फा कणों की संख्या उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष। देखो मैंने पहले बता दिया था, इनकी जो कमियां हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी, क्योंकि कमियां ज्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के दोष, परमाणु का स्थायित्व यह परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता, परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझा सकता, क्योंकि चीर सम्मत क्लासिकल विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत के अनुसार एक त्वरित आवेश ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जो एक आवेश है वो त्वरित होता रहता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। अतः वर्तीय कक्षाओं में घूम रहे इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, सीधी सी बात है। इलेक्ट्रॉन धीमे धीमे अपनी ऊर्जा को खो देगा और इनके वर्तीय कक्षा की त्रिज्या कम होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो परमाणु खत्म हो गया, तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो परमाणु कभी खत्म नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे बोल रहा है कि ये इसकी कमी थी, इसने क्या कहा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, इसको ये अच्छी तरीके से समझा नहीं पाया। ठीक है, आगे देखो। इस मॉडल के आधार पर परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। परमाणु का स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से रेखीय स्पेक्ट्रम या असतत होता है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन आप इसको बोल सकते हो। तो इस मॉडल के आधार पर परमाणु के स्पेक्ट्रम को सतत होना चाहिए, परंतु व्यवहारिक रूप से ये स्पेक्ट्रम कैसा होता है, असतत होता है या रेखीय भी आप इसको बोल सकते हैं। तो रेखीय स्पेक्ट्रम आप क्या याद रखना है, असतत होता है। किसके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार ये असतत नहीं होगा, सतत होगा, लेकिन वास्तव में क्या होता है, सतत होता है, असतत होता है, ये आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को नहीं समझा सका, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वितरण को नहीं समझा सका। बोर परमाणु मॉडल, नील्स बोर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो परमाणु मॉडल था वह नील्स बोर का ही परमाणु मॉडल था, नील्स बोर का ही परमाणु मॉडल था। देखो कैसे, बोर ने हाइड्रोजन परमाणु के संबंध में एक मॉडल दिया जो एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु या हाइड्रोजन के तुल्य परमाणु के लिए भी सत्य था। क्या बोल सकते हो उसको, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु मॉडल पर क्या था, आधारित था, एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए सत्य था। बोर के निम्न अभिग्रहित है, बोर की अभिग्रहित जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर ने क्या बताया, देखो ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऊर्जा उत्सर्जित न करने वाली निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में ही परिक्रमण कर सकता है, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में परिक्रमण कर सकता है। इसने क्या कहा कि देखो जो एक नाभिक होता है ना, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो परिक्रमण करता है ना, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन से, एक होता है अभिकेंद्रीय बल, क्या होता है, अभिकेंद्रीय, और एक होता है अपकेंद्रीय।
अपकेंद्रीय, एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय जो बल होता है वो अंदर की ओर लगता है, अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है। अभिकेंद्रीय अंदर की ओर और अपकेंद्रीय बाहर की ओर। ठीक है, अभी दो बल हो गए। अब मेरे को ये बताओ कि एक यहाँ पे कोई चीज है, एक इसको इस साइड खींच रहा है, एक इसको इस साइड खींच रहा है, तो ये इसको खींचेंगे तो क्या होगा, घूमने तो लगेगा, अपनी अक्ष के ऊपर घूमने लगेगा। तो यही बात है, वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, उस पर दो बल कार्य करते हैं, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, उसके अनुसार। और यही नील्स बोर ने बताया जो रदरफोर्ड ने नहीं बता सका। रदरफोर्ड नहीं बता सका, उसकी कमी रह गई थी। उसने कहा कि ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। नील्स बोर ने कहा इस पर दो बल कार्य करते हैं, एक होता है अभिकेंद्रीय, एक होता है अपकेंद्रीय। ठीक है, जो इसका सेकंड अभिग्रही था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण क्वांटीकृत होता है। इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग का परिमाण क्वांटीकृत होता है, मतलब आवे उसका संवेग क्या होता है, क्वांटीकृत होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा संवेग क्वांटीकृत होता है, तो आपको ये बताना है कि किस तरीके से, किसने दिया था, नील्स बोर ने दिया था। संवेग क्वांटीकृत मतलब संवेग का एक निश्चित वैल्यू होती है NH अपॉन में 2π MVR। देखो रेखीय संवेग होता है आपका P इक्वल टू, P से डिनोट करते हैं, MV होता है। कोणीय संवेग होता है L, ये होता है MVR। तो यहाँ से आप एक रिलेशन और भी समझ सकते हो कि कोणीय संवेग और रेखीय संवेग में क्या रिलेशन होता है। तो रेखीय कोणीय संवेग इज इक्वल टू होता है रेखीय संवेग इंटू में R, रेखीय संवेग इंटू में R, रेखीय संवेग इंटू में R। ठीक है, तो कोणीय संवेग MVNRN, VNRN का मतलब है ये NV कक्षा के लिए है। ठीक है, NV कक्षा के लिए है। तो NH अपॉन में 2π, NH अपॉन में 2π हो जाएगा इसका कोणीय संवेग। N यहाँ पे क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, R है NV कक्षा की त्रिज्या, Vn है NV कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल। ठीक, आगे देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है, केवल तभी ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। नील्स बोर ने देखो क्या बताया, ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। ये जब एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। देखो नीचे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है कि यदि इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर E1 से निम्न ऊर्जा स्तर E2 में संक्रमण करता है तो इन ऊर्जा स्तरों में ऊर्जा अंतर E1 माइनस E2, क्योंकि उच्च ऊर्जा स्तर क्या है, E1 है, और उसके E2 में संक्रमण करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित होगी, मतलब ज्यादा से कम में आएगा तो ऊर्जा को उत्सर्जित करके ही तो उसके लेवल में आ पाएगा वो। और यदि E2 से E1 में संक्रमण करता है तो यह ऊर्जा का अवशोषण करता है। अवशोषण कैसे करेगा, क्योंकि E2 में क्या है, कम है, उसको E1 में जाना है तो उसको ऊर्जा का और चाहिए, उसको ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण करेगा। आगे देखो, बोर परमाणु मॉडल के दोष। अब बोर ने, चाहे कुछ भी हो, सब 100% परफेक्ट थोड़ी होता है, बोर ने भी कुछ कमियां छोड़ दी। अब इसकी कमियां क्या थी, यह केवल एकल परमाणु के लिए ही सत्य था, यह केवल और केवल एकल परमाणु के लिए सत्य था। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसमें एक एक परमाणु होता है, इसलिए ये इनके लिए सत्य था। देखो L+2 का मतलब क्या होता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। हीलियम कितना आता है, हाइड्रोजन, हीलियम कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। हीलियम कितने पे आता है, 2 नंबर पे आता है। हीलियम तो आता है 2 नंबर पे, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास क्या बचा, एकल इलेक्ट्रॉन के लिए सत्य हो गया। ठीक है, और फिर क्या है, लिथियम होता है, लिथियम आता है आपका 3 नंबर पे, लिथियम आता है आपका 3 नंबर पे, इसने 2 त्याग दिए तो इसके पास क्या बचा, 1 बचा, तो यह एकल परमाणु के लिए ही सत्य था। जैसे हम बेरिलियम की बात करेंगे तो बेरिलियम में क्या हो जाएगा, इसको 4 इसमें 4 होते हैं तो इसको क्या करने पड़ेंगे, 3 त्यागने पड़ेंगे, तो क्या बचेगा इसके पास 1, और उसी के लिए क्या था, सत्य था। आ रही बात समझ में। बोर के अनुसार कक्षाएं वर्तीय होती हैं, जबकि बाद में समरफील्ड ने बताया कि ये कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घवर्तीय होती हैं। बाद में कक्षाएं कैसी होती हैं, दीर्घवर्तीय होती हैं। तो आपसे पूछे कि बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं, चक्रण की कक्षाएं तो कैसी होती हैं, वर्तीय होती हैं, लेकिन समरफील्ड के अनुसार क्या होती हैं, दीर्घवर्तीय होती हैं। तो रियल में कैसी होती हैं, दीर्घवर्तीय होती हैं। तो ये बोर की कमी थी। आगे देखो, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तीव्रता की व्याख्या नहीं कर सका। नाभिक को स्थिर माना, जबकि यह अपने अक्ष के परितः चक्रण करता है, घूमता रहता है, घूर्णन करता है। स्पेक्ट्रम से प्राप्त सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकी, स्पेक्ट्रम से प्राप्त सूक्ष्म संरचनाओं की व्याख्या नहीं कर सकता। और अगला है मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है ये, जीमेन प्रभाव और स्टार्क प्रभाव। जीमेन प्रभाव क्या होता है, स्टार्क प्रभाव
क्या होता है दोनों देखो अभी समझो। जब यह जीमेन प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र से स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अलग अलग होना, चुंबकीय क्षेत्र से, चुंबकीय क्षेत्र से अलग होने को क्या कहते हैं? जीमेन प्रभाव कहते हैं। विद्युत क्षेत्र से अलग होने को क्या कहते हैं? स्टार्क प्रभाव कहते हैं। अब बताओ, जीमेन और चे, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप? चुजा, चुजा ठीक बन सकती है। चुजा, चुजा नहीं होता वो छोटे जो पक्षी होते हैं ना, दाना चुगते हैं, उनको क्या कहते हैं? चुजा कहते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? चुजा बना सकते हो। चू से होता है चुंबकीय, और जैसे होता है जीमेन प्रभाव। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। चुंबकीय क्षेत्र से स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अलग होना क्या कहलाता है? जीमेन प्रभाव कहलाता है। स्टार्क प्रभाव क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अलग होना क्या कहलाता है? स्टार्क प्रभाव कहलाता है। स्टार्क इसके लिए आप याद कर सकते हो विस, आपका फॉर्मूला याद कर सकते हो विस, वी से विद्युत क्षेत्र, से स्टार्क प्रभाव। ठीक है, इनकी व्याख्या ये नहीं कर सकता। इस मॉडल के अनुसार परमाणुओं जैसे सोडियम की स्पेक्ट्रम की ये होती है, ठीक है, तरंग दे रखी इनकी कि स्पेक्ट्रम दो रेखाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। इस मॉडल के आधार पर परमाणु जैसे सोडियम में दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं, इनकी व्याख्या भी यह नहीं कर सका। तो ये थे सारे के सारे परमाणु मॉडल जो मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर परमाणु मॉडल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं आएगा, ये कंप्लीट गारंटी है। और कमियों को आप अच्छी तरीके से फोकस कर लीजिएगा, और हो सके तो इनको नोट्स को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, ताकि आपको बाद में पढ़ें तो आपको प्रॉब्लम ना हो। और इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल INA फिजिक्स पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। INA फिजिक्स याद रखिए, सक्सेस का एक ही नाम INA फिजिक्स, ओके, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।